हेलो एवरीवन। पिछले सेशन में हम एल्वियोलाई तक यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके बारे में हमने जान लिया था। हम एल्वियोलाई तक तो पहुंच गए थे, हमारे पास एक चीज रह गया था, दैट इज लंग्स। ठीक, तो अपना लंग्स वाला पार्ट रह गया था। दिखा जाओ नहीं ना दिखा, तो हमारा लंग्स वाला पार्ट रह गया था। अब आज हम लंग्स करेंगे, लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में पहले हम ब्रीदिंग पढ़ेंगे, जो भी अभी तक हमारे चेस्ट तक ही है कि सांस कैसे अंदर जा रहा है, कैसे बाहर आ रहा है। पिछली बार हमने ब्रीदिंग का पाथवे पढ़ा था कि किस किस रास्ते से, है ना, हवा आ रही है अंदर और बाहर जा रही है। आज हम पढ़ेंगे कैसे हो रहा है वो ब्रीदिंग पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए हम लंग्स एंड ब्रीदिंग तक करके खत्म करेंगे। उसके बाद हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट लंग्स पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज हो कैसे रहा है लंग्स पे। फिर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ेंगे कि लंग्स पे तो एक्सचेंज हो गया, पर वो ऑक्सीजन कैसे टिश्यूज तक पहुंच रहा है और जो CO2 है वो कैसे लंग्स तक आ रहा है वो। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट टिश्यू। ठीक, लंग्स में एक्सचेंज हो गया, फिर वो जो एक्सचेंज गैसेस हैं वो पहुंच गए टिश्यू तक। टिश्यू में कैसे एक्सचेंज होगा, ठीक है, उसके बाद फिर से कैसे लौट के लंग्स तक आएगा। इतनी चीजें पढ़ने के बाद हम जान जाएंगे कि ब्रीदिंग से लेके ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, सो हम आज ब्रीदिंग तक पढ़ेंगे, तो लेट्स बिगिन। पहले लंग्स, अबे जस्ट पहले लंग्स फिर ब्रीदिंग। ठीक है, ये सब बाद में। आई होप तुमने नोट कर लिया है टॉपिक्स क्या क्या है। ओके, सॉरी, लंग्स। लंग्स यानी फेफड़े, जिसके अंदर एल्वियोलाई होते हैं। अब बेसिक सी बात है, लंग्स के अंदर ही हमारे जो गैसेस है वो लंग्स के अंदर ही फिल होते हैं और वहीं पे हमारा गैशियस एक्सचेंज होता है। यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो एयर हमें मिलना चाहिए वो लंग्स के अंदर स्टोर होता है और लंग्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज होके हमारा ब्लड ऑक्सीजन रिच होता है और वही और CO2 को डिस्पोज करता है और वही ब्लड टिश्यूज में घूम घूम के ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जिससे रेस्पिरेशन होता है, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और हम एनर्जी रिलीज कर पाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। राइट, ओके। आज लंग्स के बारे में पढ़ते हैं। पहली बात, लंग्स आर सिचुएटेड इन अ एयर टाइट कैविटी विच इज कॉल्ड द थोरैसिक कैविटी। ठीक है, एयर टाइट कैविटी। आज पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि लंग्स जो है वो एक एयर टाइट कैविटी के अंदर है, एयर टाइट कैविटी। और इस एयर टाइट कैविटी को हमने नाम दिया है थोरैसिक कैविटी। ये थोरैसिक कैविटी आप सबने सुना ही होगा, इनिशियल क्लासेस में आपने सुना ही होगा थोरैसिक कैविटी। और एक चीज, ventrally it is covered by sternum. The lungs are ventrally covered by sternum, from dorsal by vertebral column, from lateral sides by ribs. ठीक है, and from the lower side, that is lower side by diaphragm. ठीक है, ऐसे ही एयरटाइट होता है। बताता हूं क्या मैंने अभी संक्षेप में बताया, आगे बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स से मैं एक इंसान को, एक सब्जेक्ट को हमने सामने रखा और उसकी छाती ऐसे काट दी। ठीक है, छाती हमने काट दी है, तो ये उसकी छाती, ये इंसान, ये गला उसका, तो ये उसका चेस्ट वाला रीजन ये है। ठीक है, ये उसका चेस्ट वाला रीजन है। इधर हम लंग्स ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक ऐसा गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या, यहाँ पे एक ऐसा गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं? आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। ये आपके लिए क्विज है। ठीक है, मैंने ये भी बोला था कि जो राइट लंग होता है वो लेफ्ट लंग से थोड़ा बड़ा होता है
है ना, और क्यों ये भी मैंने बताया था। ठीक है, वेरी नाइस। तो जरा देखते हैं क्या है मैकेनिज्म। ओके, लंग्स दोनों साइड से, यहाँ पे रिब केजेस हैं, यहाँ पे भी रिब केजेस हैं, दोनों साइड से रिब केजेस हैं। वेंट्रल डॉर्सल पता है ना, देखो तुम्हारा पेट का हिस्सा बेली साइड, उसको हम वेंट्रल कहते हैं। तुम्हारा पीठ वाला हिस्सा, मैं अभी सिर्फ ह्यूमंस की बात करूंगा, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर एनिमल्स नाउ, जस्ट फॉर ह्यूमंस। ये बेली वाला रीजन वेंट्रल होता है, इसको हम एंटीरियर भी बोलते हैं। पीछे वाला डॉर्सल होता है, या जिसको हम पोस्टीरियर भी कहते हैं। ऊपर की तरफ सुपीरियर, नीचे की तरफ इंफीरियर। ये एनाटॉमी और फिजिकल अपीयरेंसेस, इस सब को समझने के लिए हम ये ऐसे डायरेक्शनल सेंस में वर्ड्स यूज करते हैं बायोलॉजी में। ओके, अब देखो कैसे, तुम समझ ही गए होगे कि जो हमारा व्हाट आई कैन से वर्टेब्रल कॉलम से, ये पीठ में वर्टेब्रल कॉलम है, उससे वेंट्रल लंग्स यानी उसके सामने बेली के तरफ लंग्स हैं, तो ये तो पता ही होगा तुमको। चलो देखो, इधर एक स्टर्नम है, अगर तुम देखोगे इधर तुम ये फील कर सकते हो ऐसे एक नॉच जैसा है, गड्ढे जैसा, तो यहां से नीचे इधर तक जाओ, दिस इज योर स्टर्नम, स्टर्नम बोन है ये, ठीक है। तो ये जो स्टर्नम है, ठीक है, ये सामने से कवर करता है। जो तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, वो पीछे है, इधर पीछे। लैटरल यानी साइड्स में, साइड की तरफ, ये दोनों साइड्स, इधर तुम्हारे रिब केजेस हैं। तीन साइड से तुम्हारा लंग्स, तुम्हारे जो लंग्स हैं वो कवर्ड हैं, ठीक है। स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब केज। रिब केज ऐसे ऊपर तक गया है तो कवर्ड है। उसके बाद नीचे की तरफ डायफ्रैगम है। तो ये जो लंग्स हैं वो चारों तरफ से कवर्ड है। अब रिब्स के बीच में हमारे इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ठीक है, तो फिर कोई एयर लीक भी नहीं कर सकता। तो ये जो पूरा चेंबर है ना, ये पूरा एयर टाइट चेंबर है, और क्यों है वो भी हम जानेंगे। तो लंग्स आर situated in an airtight chamber which we call as the thoracic chamber, ठीक है, ओके। अब लंग्स ऐसे नहीं होते, लंग्स के ऊपर एक प्लूरा होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ये प्रोटेक्टिव लेयर इन लंग्स को रप्चर होने से बचाता है। रप्चर बाय व्हाट? रप्चर बाय फ्रिक्शन। अब खुद इमेजिन करो, एक बलून को मैं किसी भी एक सरफेस पे, लेट्स से अलमारी, एक स्मूथ सरफेस है ना अलमारी का दरवाजा, उस पे भी तुम अपने बलून को रब करो, यू कैन इमेजिन कि कुछ टाइम बाद वो बलून फट जाएगा। व्हाई? बिकॉज फ्रिक्शन इज एक्टिंग बिटवीन द बलून सरफेस एंड अलमारी का सरफेस, तो अल्टीमेटली फटना ही है। तो वैसे ही अगर लंग्स हैं, लंग्स हमारे थोरैसिक कैविटी के वॉल्स के साथ अगर रब करेंगे एक दूसरे के साथ, तो फ्रिक्शन की वजह से लंग्स डैमेज होंगे। तो उसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए नेचर ने हमें प्लूरा दिया है। प्लूरा इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका इनर लेयर होता है, आउटर लेयर होता है। मैं दिखाता हूं। अच्छा, ये चेस्ट है, यहाँ पे तुम्हारा डायफ्रैगम है। डायफ्रैगम इस तरफ से थोड़ा ज्यादा बल्ज होता है, इस तरफ से थोड़ा नीचे की तरफ होता है। क्यों? है ना, डायफ्रैगम इस तरफ से उठा हुआ होता है, इस तरफ से थोड़ा नीचे होता है, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। यहाँ पे लिवर है, ठीक है, इधर लिवर है। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, तो ये यहाँ पे है। ओके, एनीवेज, ये तुम्हारा डायफ्रैगम और यहाँ पे तुम्हारे है। इसके ऊपर एक लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है लंग्स के ऊपर, जिनको हम प्लूरा कहते हैं, ठीक है, प्लूरा कहते हैं। जो इनर, मैंने क्या बोला, प्लूरा जो है वो डबल लेयर्ड है, डबल लेयर्ड है, ठीक है, डबल लेयर्ड है प्लूरा। इसका जो इनर वाला लेयर है, दैट इनर लेयर इज अटैच्ड टू द लंग्स, एंड जो आउटर वाला लेयर है दैट इज अटैच्ड टू द वॉल्स ऑफ थोरैसिक कैविटी, है ना, दैट इज अटैच्ड टू द वॉल्स ऑफ थोरैसिक कैविटी, ठीक है, वेरी वेल, वॉल्स ऑफ द थोरैसिक कैविटी। अब ये इंटरनल है ना, इंटरनल प्लूरा एंड मतलब इंटरनल लेयर एंड एक्सटर्नल लेयर, ये जो दो लेयर हैं,
इनके बीच में यहाँ पे फ्लूइड होता है, इसके बीच में यहाँ पे फ्लूइड होता है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, तो इनर लेयर जो है दैट इज अटैच्ड टू लंग्स एंड जो आउटर लेयर है दैट इज अटैच्ड टू थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक वॉल्स। वेरी वेल, ओके, समझ गए। वैसे सच बोलूं इतना ही था हमारे लंग्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड इसके बीच में होता है एंड मेन फंक्शन ऑफ प्लूरा इज टू प्रिवेंट फ्रिक्शन। ठीक है, ताकि डैमेज ना हो लंग्स। ओके, एक और बात जान लो। अब मैंने तुम्हें दिखा दिया कि कैसे थोरैसिक कैविटी एंड लंग्स ऐसे आपस में हैं। मतलब देखो, प्लूरा है ना, इसके बीच में लेयर, तो प्लूरा है तो ये लंग्स को इसके साथ इसके बीच में रब होने से बचाता है। अब साथ में कनेक्टेड भी करता है। प्लूरा जो लेयर है वो थोरैसिक कैविटी और लंग्स के बीच में फ्लूइड है, थोरैसिक कैविटी एंड लंग्स के बीच में फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड। अब ये जब एक्सपैंड करता है, जब थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड करता है, डायाफ्रागम नीचे आते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स के वजह से रिब्स बाहर की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है? फ्लूइड तो एक्सपैंड नहीं हो सकता ऐसे ही, तो इसके साथ साथ जैसे ये एक्सपैंड, थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड किया, प्लूरल फ्लूइड या प्लूरा जो है वो एक्सपैंड किया, एक्सटर्नल प्लूरा एक्सपैंड किया, तो इंटरनल प्लूरा भी एक्सपैंड किया, उसके साथ लंग्स भी एक्सपैंड हुए। तो थोरैसिक कैविटी जैसे जैसे एक्सपैंड होता है, लंग्स भी एक्सपैंड होते हैं। थोरैसिक कैविटी जब श्रिंक होता है तब लंग्स भी श्रिंक होते हैं, एयर बाहर आता है, और जब एक्सपैंड करता है तो एयर अंदर जाता है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। ठीक, ओके, तो ऐसे पता चलता है। हाँ, एक और चीज याद रखना, प्लूरल फ्लूइड जो है, प्लूरल फ्लूइड का जो प्रेशर है दैट इज ऑलवेज लेस देन लंग्स। क्यों? ये ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर प्लूरल फ्लूइड का जो प्रेशर है वो लंग से कम नहीं होगा, ठीक है, सॉरी एक सेकंड, कम है कि ज्यादा? सॉरी वेट, हाँ, एक्चुअली प्लूरल फ्लूइड का जो प्रेशर है वो लंग से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा नहीं होगा तो गैस अंदर आएगा ही नहीं, गैसियस एक्सचेंज अंदर होगा ही नहीं। देखो, प्रेशर अगर प्लूरल फ्लूइड का कम होगा तो फिर क्या होगा? ये जो लंग्स है ये एक्सपैंड करेंगे। कैसे एक्सपैंड करेंगे? जब गैस अंदर आएगा। थोड़ा डाइजेस्ट करने की कोशिश करो यार। जब थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड करता है, फ्लूइड का, प्लूरल फ्लूइड का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों? उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ठीक, अब तुम्हें पता होगा कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, समझो, वॉल्यूम मैंने एक्सपेंड किया, जब थोरैसिक कैविटी बड़ा हुआ तो वॉल्यूम ज्यादा हुआ, वॉल्यूम ज्यादा हुआ तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम, प्रेशर कम होगा तो लंग्स का प्रेशर भी कम होगा। अब लंग्स तो अटैच्ड है ना, तो इसका प्रेशर कम हुआ तो लंग्स का प्रेशर कम हुआ, लंग्स का प्रेशर कम हुआ तो बाहर से जो हाई प्रेशर वाला एयर है वो अंदर की तरफ आ जाएगा जहां पे लो प्रेशर था। तो ये जो एयर है वो इधर तक आने के लिए ऐसे थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड करता है, प्लूरा एक्सपैंड करता है, तो लंग्स एक्सपैंड करते हैं, तो गैस अंदर आता है। तो हम जो बोलते हैं हम लंग्स से सांस लेते हैं, नहीं सर, लंग्स एक वो जगह है जहां पे गैस आती है, पर मेन सांस जो हम लेते हैं ना वो लंग्स तो इनवॉल्यूंटरी है, हम लंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। व्हाट वी कैन कंट्रोल आर दीज मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स जो यहाँ पे हैं। अच्छा, तो सोचोगे भाई क्या इंटरकोस्टल मसल्स, तो उसके बारे में भी जानते हैं। तो इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा बाय नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अवर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। लंग्स वाला पार्ट इतना तक ही था, प्लूरा तक मैं थोड़ा एंटर कर भी चुका हूं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में, जब मैंने ये समझा दिया तुमको। और द मेन थिंग इज, यही मेन है कि मैंने अभी जो तुमको बताया ना कि नीचे आता है ये, मतलब ये थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होता है तो लंग्स का भी प्रेशर कम होता है, तब गैस अंदर आता है। तो मैंने जो भी तुमको अभी बताया ना वही मेन एसेंस है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का, वैसे ही ब्रीदिंग होता है। अब बस अपने को फॉर्मली इसको शुरू करना है। लंग्स खत्म, यस, लंग्स वाला पार्ट खत्म।
वी विल बी स्टार्टिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, या फिर ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। बढ़िया। ओके, कितना टाइम है? थोड़ा बहुत। ओके, फ्रेश टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होता कैसे समझते हैं। तो ब्रीदिंग के लिए हमें दो मसल्स जो है वो हेल्प करते हैं। पहला मसल्स, टू मसल्स मेनली हमें हेल्प करते हैं, टू टाइप्स ऑफ मसल्स लिख सकते हो, हमें यहाँ पे हेल्प करते हैं दो तरह के मसल्स। पहला वाला मसल्स इज अवर माइटी डायाफ्रागम, ठीक है, अपना डायाफ्रागम अपने को हेल्प करता है। दूसरा अपने को इंटरकोस्टल मसल्स हेल्प करते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। अब इंटरकोस्टल मसल्स दो तरह के होते हैं, है ना, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ठीक है। ओके, वेरी नाइस। एक्सटर्नल मसल्स आर यूज्ड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन या फिर इनहेलेशन जिसको बोलते हैं, इंस्पिरेशन। और जो हमारे इंटरनल मसल्स है वो हम एक्सपायरेशन के टाइम पे यूज करते हैं, एक्सपायरेशन के टाइम पे, ठीक है। इंस्पायरेशन देखो कैसे होता है, अब हम वो भी समझेंगे। ये देखो, यही डायग्राम है, यही सब कुछ है, ठीक है। तो अपने जो रिब्स है, लेट्स से ये रिब्स है, ठीक है, ये रिब्स के बीच में मसल्स होते हैं, ठीक है, रिब्स के बीच में मसल्स होते हैं। रिब्स के बाहर ये रिब है, रिब के बाहर की तरफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मेरी लंग्स की कैपेसिटी यानी जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो रिब्स बाहर की तरफ जाते हैं। और जब ये एक्सपैंड करता है तब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जब श्रिंक करते हैं या फिर जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लंग्स की कैपेसिटी कम होती है, हम एक्सहेलेशन करते हैं। टॉपिक थोड़ा गर्म है, समझने के लिए दिमाग चाहिए, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। मैं जो बोल रहा हूं मैं उसे सोचना पड़ेगा एक और, ठीक। ओके, दो मसल्स हैं, डायफ्रागम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, यही दोनों आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ब्रीदिंग। मैंने समझा दिया कैसे। डायफ्रागम देखो, ये मेरा नॉर्मल लेट्स से चेस्ट है, यहाँ पे मेरा डायफ्रागम है जो कि ऐसे एंटीरियरली, हाँ डायफ्रागम के बाद बारे में एक और जानो, दिस इज एंटीरियरली कॉन्वेक्स, दिस इज रिटन इन द बुक, सो अपने को जानना जरूरी है। एंटीरियरली कॉन्वेक्स मतलब ये जैसे बल्ज्ड है ना, वो थोड़ा सामने की तरफ ऐसे बल्ज्ड है ना, मतलब इसका जो बल्जिंग है वो पहले तो सुपीरियर बल्जिंग है यानी ऊपर की तरफ बल्जिंग है, ऊपर में भी थोड़ा सामने की तरफ उसका बल्ज है, वो डायफ्रागम का मसल थोड़ा वैसा है, ठीक है। अब जब डायफ्रागम मसल, अब हम एक एक करके समझते हैं कैसे ये मसल्स हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ये जो डायफ्रागम मसल है ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये भी रिलैक्स्ड स्टेट में है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये सीधा हो जाएगा, जब ये सीधा हो जाएगा तो कैपेसिटी वॉल्यूम बढ़ा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा, तो वॉल्यूम बढ़ा प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो गैस अंदर आएगा लंग्स के अंदर, एयर, ठीक है। और क्या होता है डायफ्रागम के साथ साथ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, यहां पे तुम्हारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है, इस तरफ भी वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यानी बाहर की तरफ रिब्स को खींचते हैं, तो फिर ये बाहर की तरफ खींच रहे हैं, ये डायफ्रागम नीचे की तरफ आ रहा है, वॉल्यूम बढ़ा तो अभी क्या हो रहा है हमारे पास, एयर अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे इनहेलेशन हो रहा है। नेक्स्ट, ये हमारे लंग्स हैं, आई मीन थोरेसिक कैविटी। अब क्या हुआ, ये ऐसे ऐसे रिलैक्स स्टेट में था डायफ्रागम, अब इसको मतलब सॉरी डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्टेड था, अब इसको मैंने रिलैक्स्ड कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, और क्या हुआ, ये देखो यहां पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, रिब्स के बीच में जो मसल्स होते हैं वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स अभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, ये जो रिब्स है वो अंदर की तरफ आएंगे, तो डायफ्रागम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर ये अंदर आ रहा है तो श्रिंक हो रहा है। इस केस में डायफ्रागम नीचे जा रहा है और तुम्हारे रिब्स बाहर की तरफ, वॉल्यूम बढ़ गया, गैस अंदर आएगा, है ना, इनहेलेशन, ये इनहेलेशन का केस है, ठीक है।
यहाँ पे तुम्हारे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स काम कर रहे हैं, तुम्हारा लंग्स श्रिंक कर गया और जो डायफ्रागम है वो ऊपर की तरफ आ गया, रिलैक्स हो गया, तो फिर तुम्हारा वॉल्यूम कम हो गया तो गैस बाहर जाएगा, एक्सहेलेशन का केस है। ठीक है, इन दिस वे आवर लंग्स वर्क। यही अपने पास है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, लिख लो, यू मे नोट इट डाउन। ठीक है, यू मे नोट इट डाउन। तब तक मैं देख रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। ठीक है, मैं इनहेलेशन करवा दिया, एक्सहेलेशन करवा दिया। ओके हाँ, फोर्सफुल, अच्छा मैंने ये नॉर्मल मैंने बता दिया है। मैं एक और बात बताना भूल गया कि हम जो फोर्सफुल करते हैं, देख डायफ्रागम इंटरकोस्टल मसल्स नॉर्मल भी काम करते हैं। जब हम फोर्सफुली करना चाहें, ब्रीदिंग हम फोर्सफुली करना चाहें, फोर्सफुली यानी थोड़ा ज्यादा सांस अंदर लेना है, तो क्या होता है, अंदर लेना है, इनहेल, यानी डायफ्रागम तो नीचे जाएगा इधर, इसको मुझे और ऐसे करना है, ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, इधर नीचे की तरफ इसको खिंचाव चाहिए। नीचे की तरफ कौन खींचेगा, नीचे की तरफ खींचने वाले जो हैं उन शख्स को, वो जो मसल को, उसको याद करो और याद रखना, उसका नाम है एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल मसल्स। ओके, लिख दो, ये जो एब्डोमिनल मसल्स हैं ये डायफ्रागम को और नीचे की तरफ खींचते हैं, जिससे हमारी कैपेसिटी बढ़ती है, हम और ज्यादा सांस अंदर ले सकते हैं फोर्सफुली। एब्डोमिनल मसल्स यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। और इन केस ऑफ दिस इंटरकोस्टल मसल्स को भी हम वॉल्यूंटरीली कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम और ज्यादा फोर्स लगा के इंटरकोस्टल मसल्स को एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को और ज्यादा एक्सपैंड करने को बोल सकते हैं, जिससे हम और ज्यादा सांस अंदर लेंगे। ठीक है, नहीं समझे, समझो, धीरे धीरे स्लो डाउन भी कर सकते हो वीडियो को। अगर हम फोर्सफुली इनहेल कर रहे हैं तो फिर हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बाहर की तरफ और ज्यादा खींचेंगे, क्योंकि वो वॉल्यूंटरी भी है, इनवॉल्यूंटरी भी काम करते हैं, पर हम चाहें तो उन्हें कंट्रोल करके और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, यानी रिब्स को और ज्यादा एक्सपैंड करवा सकते हैं। एब्डोमिनल मसल्स को कंट्रोल करके, एब्डोमिनल मसल्स के थ्रू हम डायफ्रागम को और ज्यादा नीचे खींच सकते हैं। ये कंफर्टेबल है, डायफ्रागम खुद से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब हमने क्या किया, एब्डोमिनल मसल्स यहाँ पे यूज हुए, एब्डोमिनल मसल्स ने डायफ्रागम को और ज्यादा नीचे खींचा, जिससे और ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा और अंदर गैस आएगा। ठीक है, वेरी गुड। फिर एक्सहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन कैसे करोगे, सिंपल, जैसे यहां पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के थ्रू तुमने ज्यादा इनहेल किया था, अब डायफ्रागम को तुम छोड़ दोगे, एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स हैं, डायफ्रागम रिलैक्स होगा तो अपने आप वो अपने रिलैक्स्ड स्टेट में आ जाएगा। अब इसके जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं अंदर की तरफ, उसको जब तुम फोर्स वॉल्यूंटरीली कंट्रोल करोगे तो तुम उसको अंदर और ज्यादा बोलोगे, और ज्यादा अंदर ले, और ज्यादा रिब को अंदर की तरफ कर, और ज्यादा थोरेसिक कैविटी को छोटा कर, तो ये और ज्यादा छोटा होता जाएगा, एक्सेल होगा। एक्सेलेशन में भी कुछ मसल्स हैं जो काम करते हैं, डायफ्रागम को अंदर की ऊपर की तरफ और ज्यादा भेजते हैं, वो हमें अभी जानने की जरूरत ज्यादा नहीं है। ठीक है, ओके। ब्रीदिंग रेट 12 से 16 टाइम्स, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट होता है। पर मिनट 12 to 16 टाइम्स हम कंफर्टेबली ब्रीथ करते हैं, दैट इज अवर व्हाट वी कॉल एज ब्रीदिंग रेट। ओके ओके, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, ओके ओके, वी डिक्रीज लंग प्रेशर। ओके हाँ, ओके, टू टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग। ओके, देखो यहां तक पढ़ लिया, इधर तक क्लियर हो गया, नोट करो, इधर तक क्लियर है, यस ग्रेट। अब हम दो तरह के पढ़ेंगे, एक है पॉजिटिव ब्रीदिंग, है ना, एक है पॉजिटिव ब्रीदिंग एंड वन इज नेगेटिव ब्रीदिंग। बोले क्या, एक है पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग, अबे सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलता हूं, एक है पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग और एक है नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। इसका क्या मतलब है जरा समझाओ। देखो कहां भी कहीं भी जगह नहीं है, चलो ये लिख लिया, मिटा रहा हूं। ठीक है, ब्रीदिंग अपने पास दो प्रकार के हैं, एक है नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग, एक है पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग। तो नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग कैसे होता है, जहां पे
हम क्या करते हैं, हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। लंग्स के अंदर प्रेशर डिक्रीज इन लंग्स, या थोड़ा मतलब अल्टीमेटली तुम थोरेसिक कैविटी का प्रेशर डिक्रीज करके लंग्स का ही प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो ना। तुम क्या करते हैं, हम वी डिक्रीज द प्रेशर इन लंग्स नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग में। पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग में वी इंक्रीज द प्रेशर इंक्रीज इन आउटसाइड द लंग्स, आउटसाइड लंग्स। देखो क्या फर्क है, समझो होगा, सब होगा। इधर तक अगर तुम समझ गए तो आगे ये समझो कि नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग एंड पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग क्या होता है। नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग हम इंसानों में देखते हैं, पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग हम मेंढकों में एग्जाम्पल की तरफ देख सकते हैं। मेंढकों में हमें दिखाई देता है। ये क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज इन लंग्स। देखो हमने क्या किया, मसल्स के थ्रू क्या लंग्स के अंदर प्रेशर डिक्रीज किया, जिससे हमने इनहेल किया। ये नेगेटिव है क्या, कि हमने नेगेटिव यानी डिक्रीज किया प्रेशर इन आवर लंग्स। इधर क्या होता है पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग में, पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग एक्चुअली फ्रॉग का मैकेनिज्म क्या होता है, लेट्स से ये फ्रॉग का मुंह है, तो ये उसका पहले मुंह होता है, बड़ा सा मुंह होता है, क्यूट, देखा ना मेंढक का ये फूलता रहता है, तो दैट इज दिस। उसका बकल कैविटी बहुत एक्सपेंडेबल है। उसके बाद इधर से ऐसे लंग्स अटैच रहते हैं, ये लंग्स है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनके पास कोई डायफ्रागम वायफ्रागम नहीं होता। ये क्या करते हैं, ये अपने नॉस्ट्रल से इधर से एयर इंसर्ट करेंगे, तो क्या होगा, बकल कैविटी में जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर, यानी एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा। वो एयर जब इनहेल करेंगे तो फूल जाएगा, तो एयर का प्रेशर बकल कैविटी में बढ़ गया है। और यहां पे अब यहां पे बढ़ गया है, यहां पे उसके अनुसार तो कम हो गया ना, तो हाई प्रेशर से लंग्स की तरफ भाग जाएगा। इधर क्या किया, इधर हमने लंग्स में लो प्रेशर कर दिया, है ना, लो प्रेशर कर दिया, इधर लंग्स में लो प्रेशर कर दिया, ठीक है। और इधर लो प्रेशर कर दिया, तो इधर नॉर्मल प्रेशर पे जो बाहर एयर था वो अंदर की तरफ आया। यहां पे क्या किया, यहां पे ये नॉर्मल प्रेशर पे है लंग्स पर, बाहर हमने हाई प्रेशर कर दिया, तो एयर लंग्स के अंदर चला गया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग एंड नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग एंड पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। और यही सब अपने को जानना था ब्रीदिंग के बारे में, ठीक है। और बाकी बातचीत बाद में करेंगे। हमने आज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ लिया। अगली बार हम एक सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है व्हाट यू कैन से, क्या उसका नाम था, एक फैंसी सा नेम देता हूं, कैपेसिटीज। ओके, सो लंग्स, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, ये हम पढ़ेंगे अगले में, ठीक है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज में क्या होता है, हम लंग्स के कैपेसिटीज के बारे में या फिर वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे टाइडल वॉल्यूम है, जैसे कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, और उनका क्या इंपॉर्टेंस है, मेनली हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अलग अलग कैपेसिटीज, ये एक छोटा सा सब टॉपिक है जो अगली क्लास इस सब टॉपिक से शुरू होगी। उसके बाद हम अपने सीक्वेंस के हिसाब से नेक्स्ट में जाएंगे, जो कि है क्या था याद नहीं आ रहा ना, चलो पेज पलटो और देखो और मन ही मन मुझे आंसर देना, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने ये सीख लिया। पहले हमने लंग्स के बारे में सीखा, फिर हमने सीखा कैसे उसमें प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं, लाइक प्लूरा के अंदर होता है प्लूरल फ्लूइड, और कैसे हम थोरेसिक कैविटी का प्रेशर डिक्रीज करके हम लंग्स का प्रेशर भी डिक्रीज करते हैं, जिससे बाहर से एयर अंदर की तरफ आता है। उसमें रेस्पॉन्सिबल यानी इसमें प्रेशर डिक्रीज करने के लिए, यानी थोरेसिक कैविटी को एक्सपेंड करने के लिए मसल्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो है डायाफ्रागम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और एक्सहेलेशन के लिए हमें काम आते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और डायाफ्रागम हो जाते हैं रिलैक्स्ड। ओके, उसके बाद हमने देखा कैसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग क्या होता है। That's it for today. We will see you in the next video with a new topic, that is respiratory volumes and capacities. Thank you.